हेलो दोस्तों, वेलकम टू लच क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। मैं शिवशरण लेकर आया हूँ साइंस। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। यह प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होगा। आज हम पढ़ेंगे टॉप 5 क्वेश्चन, और टॉप 5 क्वेश्चन ही नहीं, 5 क्वेश्चन से हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि हम लगभग 20 क्वेश्चन का उत्तर ढूंढेंगे। यह जो साइंस होगा, आप एसएससी, सीजीएल, सीटीसीएल, सीपीओ, रेलवे, बैंक तथा स्टेट लेवल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें आपका जनरल साइंस पूछता है, हर एक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। जो कि आज हमारा पार्ट पहला है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, फटाफट हल करने की कोशिश करते हैं, ताकि बहुत दिनों से बच्चों की उम्मीदें थी कि हमें थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाए। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा अभी काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। जितना भी 8 से 10 साल पहले जितना भी क्वेश्चन आया सबके कराएंगे। जो भी एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे जिसमें भी पूछा गया हो, रेलवे हो, हर एक एग्ज़ाम का हम जनरल साइंस उठाएंगे और आपको कराएंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या करा है। हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज ए हाइड्रोमीटर यूज ए मेजर? बताइए, हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? द्रव का अपेक्षित घनत्व, दूध की शुद्धता, वायुमंडल की आर्द्रता और समुद्र की गहराई। किसको मापने के लिए आता है? वायुमंडल की आर्द्रता, यानी कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। देख लीजिए, यानी वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये आपका हाइड्रोमीटर है, ठीक है। और एक यंत्र होता है, ये हाइग्रोमीटर है, एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर यह क्या नापता है? यह अपेक्षित घनत्व मापता है। ठीक है, यह क्या मापता है? अपेक्षित घनत्व मापता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। हाइग्रो जो मीटर होगा वह वायुमंडल की आर्द्रता मापेगा, और हाइड्रोमीटर होगा जो अपेक्षित यह आपका घनत्व मापेगा। ठीक है, आइए हम और भी विकल्प पर ध्यान देते हैं। हमारा देखिए और भी विकल्प यहाँ पे हैं, यानी कि अपेक्षित घनत्व मापेगा किससे? हमने बताया ना, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम अपेक्षित घनत्व मापेंगे। दूध की शुद्धता मापने का भी यंत्र होता है, किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। ठीक है, और हमने वायुमंडल की आर्द्रता तो जान ही गया। हाइग्रोमीटर। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर से। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, यानी मापन से एक आध क्वेश्चन पूछ देता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने जाना, देखिए आपका क्वेश्चन एक है, लेकिन आपने चार चार प्रश्न समझा। यानी कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से माप सकते हैं, समुद्र की गहराई हाइड्रोमीटर से माप सकते हैं, ठीक है, और अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से माप सकते हैं। ठीक है, आपने 4 क्वेश्चन जाना। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दी गई वायु के आयतन में जल वाष्प की मात्रा को जाना जाता है। ठीक, एक दी गई वायु के आयतन में जल वाष्प की मात्रा को जाना जाता है। विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, मिश्र अनुपात, निरपेक्ष आर्द्रता। यानी दी गई वायु के आयतन में जल वाष्प की मात्रा को जाना जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द वैल्यू ऑफ ए गिवन एयर नॉन एज। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता। आइए हम समझते हैं।
वायु के घन मीटर आयतन में जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता हवा के आयतन विशेष में किसी ताप पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसी ताप पर उसी आयतन की हवा को सतत संतृप्त करने वाली जलवाष्प की मात्रा का अनुपात होता है। ठीक है, यानी कि आपको सापेक्ष आर्द्रता निकालना हो तो मास ऑफ वाटर वेपर यानी कि जल का वाष्प बटा में मास ऑफ वाटर वेपर ऑफ सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त जल वाष्प की मात्रा गुणे 100 हो जाएगा। अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकालना है तो मास ऑफ वाटर वेपर जल वाष्प बता के आयतन हवा का आयतन हो जाएगा। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालना है तो मास ऑफ वाटर वेपर बटा के टोटल मास ऑफ सैंपल। और मिक्स रेशियो निकालना है तो मास ऑफ वाटर बटा के मास ऑफ ड्राई एयर। आपने समझ लिया दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी आज से अपने साइंस की तैयारी करना शुरू कर दें। साथ में नोट्स बनाते रहें ताकि एग्ज़ाम के समय में कम समय में रिविजन कर पाएँ। हम जो बोल रहे हैं, जो प्रश्न है उसको भी कर लें और जो हम बोल रहे हैं यानी कि एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसको भी नोट करते रहें ताकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन बना पाएँ। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अधिक से अधिक पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? बताइए, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? क्वथनांक बिंदु द्वारा, गलनांक बिंदु द्वारा, हिमांक बिंदु द्वारा, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। द प्योरिटी ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्टेन्ड बाय डिटरमाइनिंग यानी ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो हमारा उत्तर होगा गलनांक बिंदु द्वारा। यानी हमें किसी ठोस से गलनांक की शुद्धता का निर्धारण करना है तो हम उसी गलनांक बिंदु से ही पता लगा पाएंगे। ठीक है, आइए हम समझते हैं डिटेल में। देखिए क्या कहता है। किसी ठोस की शुद्धता उससे गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान हो तो उसका गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ हम समझ पा रहे हैं कि किसी ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान हो तो उसका गलनांक क्या होगा? कम हो जाता है। यानी कि आपको प्योरिटी का टेस्ट करना है तो क्या हो जाएगा? उससे गलनांक से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें और कुछ समझ लेते हैं। देखिए, क्वथनांक बिंदु क्या होता है? यानी कि वह ताप, ठीक, वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ हो उबलने लगता है, उबलने लगता है, उसे हम क्वथनांक ताप कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी प्रकार से गलनांक बिंदु होता है और उसी प्रकार से हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। उनको बताइए कि आइए क्लास चल रहा है, हम सब मिलकर देखें, क्योंकि फ्री में चल रहा है तो फ्री में आप भी देखिए, दूसरों को भी दिखाइए, सबका भला हो। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? Why do swimmers find swimming in sea water
आइजर देन इन ए रिवर। आपका ऑप्शन है समुद्र पानी में कम प्रदूषण होता है, समुद्र पानी में कम प्रदूषण होता है, समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक करती है, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी घनत्व से ज़्यादा होता है, समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी घनत्व से ज़्यादा होगा। आपको पता होगा कि अगर दो भी पदार्थ हैं, मान लेते हैं एक आपका जल है और एक आपका आयरन है, लोहा है, ठीक है। तो जल में वही वस्तु तैरेगी जिसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। यानी कि जल का घनत्व अगर आयरन से अधिक है तो जल में आयरन क्या करेगा? तैरेगा, ठीक है। आइए हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्लवन के लिए वस्तु का भार डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होना चाहिए। अर्थात वस्तु जितना अधिक द्रव भार को विस्थापित करेगी उतनी स्थानीय से तैरेगी। समुद्री जल का घनत्व साधारण जल के घनत्व से ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि समुद्री जल का घनत्व साधारण जल घनत्व से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वहाँ तैरने में आसानी होगा। देखिए, समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है ताकि वहाँ पे चलने इसलिए वहाँ पर तैरने में आसानी होता है, और नदी का जल जो होता है उसका घनत्व कम होता है, इसलिए वहाँ पे तैरने में कठिनाई होती है, ठीक है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है थर्मल फ्लास्क में रखा द्रव गर्म किस प्रक्रिया से थर्मस में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रखने के कारण गर्म बना रहता है? थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रखने के कारण गर्म बना रहता है? बताइए। ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, उपयुक्त तीनों। बताइए। यानी कि जो थर्मस में आपका गर्म द्रव रखा है वह किस प्रक्रिया द्वारा सुरक्षित रखने के कारण गर्म बना रहता है? चालन, संवहन, विकिरण, उपयुक्त तीनों। बताइए। बताइए कौन रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। जो थर्मस में आप द्रव रखते हैं जिसके कारण वह सुरक्षित गर्म बना रहता है, यानी कि वहाँ पे चालन नहीं होता है, संवहन भी नहीं होता है, विकिरण भी नहीं होता है, यानी कि तीनों नहीं होता है, ठीक है। अंदर आप जब द्रव रखेंगे, इसके अंदर जो द्रव रहेगा इससे बाहर ना तो चालन हो पाएगा, ना तो संवहन हो पाएगा, ना तो विकिरण हो पाएगा, यानी कि उपयुक्त तीनों के कारण क्या होगा? आपका द्रव सुरक्षित और गर्म रहेगा। आइए हम डिटेल समझते हैं। देखिए हमारा डिटेल क्या करता है कि ऊष्मा ऊर्जा का सरल 3 प्रक्रिया के द्वारा होता है, चालन, संवहन तथा विकिरण। थर्मस फ्लास्क में इन तीनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा ऊर्जा के क्षरण को रोकता है, अतः थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव सुरक्षित बना रहता है, ठीक है। ऊष्मा का जो क्षरण होता है वह 3 प्रक्रियाओं द्वारा होता है, चालन द्वारा, संवहन द्वारा और विकिरण द्वारा। तो आइए हम समझ लेते हैं थोड़ा सा चालन के द्वारा और संवहन और विकिरण क्या क्या होता है। चालन, हम चालन समझते हैं। मान लेते हैं कोई ठोस है, ठोस हमारा क्या है? यह आयरन या फी हो गया, ठीक। इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कण होंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? हमने क्या किया? इसको हिट दिया, ठीक। हिट दिया तो इसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसके मॉलिक्यूल में थोड़ा कंपन होगा, ठीक। जब कंपन होगा यानी टक्कर होगा, तो यहाँ से टक्कर खाकर एक कण से दूसरे कण में जाएगा, दूसरे कण से तीसरे कण में जाएगा, यानी कि कण वहीं रहेंगे और कंपन चालू हो जाएगा। तो यह कंपन धीरे धीरे क्या होगा? यानी कि कण धीरे धीरे पूरे जो आपका पदार्थ है पूरे पदार्थ में गतिशील हो जाएगा। यानी कि जब ठोस को गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसका चलन द्वारा यहाँ पे हम गर्म करते हैं एक सिरे पर दूसरे सिरे तक गर्म हो जाता है, तो यह चलन क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि चलन ठोसों में होता है। चलन कहाँ होता है? ठोसों में होता है। संवहन हम देख लेते हैं।
हम मान लेते हैं कि एक हमारा बीकर है या थर्मस है या हमारा फ्लास्क है, उसमें हमने रख लिया वाटर। ठीक, हमने वाटर रख लिया। तो हम जब नीचे से उष्मा देंगे तो हमारा जल क्या होगा, पहले नीचे यानी जो तल पे जो द्रव होगा पहले वह गर्म होगा। जब नीचे वाला जल गर्म होगा तो इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, गर्म करेंगे इसका घनत्व तो क्या होगा, कम हो जाएगा। जब घनत्व तो कम होगा तो यह द्रव ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ के जो पार्टिकल होगा, द्रव कण होगा ऊपर चला जाएगा, और जो ठंडा द्रव होगा यानी उसका घनत्व ज़्यादा होगा तो वह नीचे चला जाएगा। यही प्रक्रिया चलती रहेगी। इसे हम कहते हैं संवहन। यानी कि संवहन कहाँ होता है, द्रवों में। यानी कि द्रव जिस विधि द्वारा गर्म होता है उसे हम कहते हैं संवहन। और सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है बिना किसी माध्यम के, उसे हम कहते हैं विकिरण। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको चालन, संवहन, विकिरण समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप अधिक ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति के लिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें, तभी आप अधिक से अधिक सीख पाएंगे। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीमांत घर्षण निर्भर करता है तल की प्रकृति पर, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंडेंट ऑन। तल की प्रकृति पर, तल की प्रकृति और अभिलंबित प्रतिक्रिया पर और तल के क्षेत्रफल पर सीमांत घर्षण निर्भर करता है। ठीक है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। आइए हम समझते हैं। देखिए सीमांत घर्षण क्या होता है। सीमांत घर्षण वह बल की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि तल खुरदरा हो तो घर्षण अधिक होगा। यह बल अभिलंबित प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। यदि अभिलंबित प्रतिक्रिया बल अधिक है तो सीमांत घर्षण बल भी अधिक होगा। अतः सीमांत घर्षण बल तल की प्रकृति और अभिलंबित प्रतिक्रिया दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि देख लेते हैं कि देखिए ये आपका क्या है, रुक्ष तल है, यानी कि खुरदुरा तल है। तो यहाँ से हमने फ्रिक्शन जो लगाया, यानी जो फोर्स लगाया, उसके बाद घर्षण उत्पन्न होगा। ठीक है, हमने फोर्स लगाया तो घर्षण भी उत्पन्न, हमने फोर्स इधर लगाया, फोर्स लगाया इधर, घर्षण किधर लगेगा, इधर साइड में लगेगा। ठीक है, और जो ऊपर नॉर्मल अभिलंबित बल है, यानी कि इसका जो पिंड का भी जो बल होगा ना, भार होगा, तो उसके कारण भी क्या होगा, फ्रिक्शन निर्भर करेगा। यानी कि अगर आपका पिंड छोटा होगा, उसका द्रव्यमान कम होगा तो कम घर्षण उत्पन्न होगा, ज़्यादा द्रव्यमान होगा तो उसका घर्षण अधिक होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। यानी कि तल की प्रकृति और अभिलंबित प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। हम आगे के दिन और भी क्वेश्चन ज़्यादा लेकर आएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें। और किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो वीडियो को लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद।